स्टूडेंट्स, मुनीर किरोइस हेयर। आज हम बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी के अंदर बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर बेसिक प्रोसेसेस पढ़े जाएंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर फूड प्रिपेयर होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सूरत में, और उसके साथ साथ रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर स्टोर्ड फूड से एनर्जी लिबरेट होकर रेडी फॉर यूटिलाइजेशन होती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए इंट्रोडक्शन करते हैं बायो एनर्जेटिक्स का। बायो एनर्जेटिक्स इटसेल्फ एक टर्म है। इस टर्म में वर्ड बायो जो है वो लाइफ के लिए यूज होता है, और एनर्जेटिक्स का मतलब है कन्वर्जन, यानी इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है वन टू एन अदर फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स। अब स्टूडेंट, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बॉडी होती है, ये बॉडी एक मशीन की तरह है। जैसे कुछ मशीनें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती हैं, उनको चलाने के लिए पावर की नीड होती है। जैसे कुछ इंजन्स पेट्रोल या डीजल के ऊपर चलती हैं, उनको चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन होता है वो बैटरी से चलता है, यानी मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए बैटरी से एनर्जी रिक्वायर है। इसी तरह से हमारी बॉडी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उसको भी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की नीड है, तो वो एनर्जी ही इस्तेमाल करते हैं। वो हम एज ए फूड एनर्जी लेते हैं। एज ए फूड जो एनर्जी हम लेते हैं वो मॉलिक्यूल्स की सूरत में आती हैं। वो मॉलिक्यूल बेसिकली एनर्जी वाले बनते कैसे हैं, तो आइए एनर्जी को पढ़ते हैं। कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एनर्जी का सोर्स इस दुनिया के ऊपर जो है वो है सन। सन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से एनर्जी लाइट के फॉर्म में, यानी सोलर रेडिएशंस सन से निकलकर जो है अर्थ प्लेनेट के ऊपर आते हैं, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं। जैसे कुछ रेज एटमॉस्फेयर में जाते हैं। जो रेज एटमॉस्फेयर में जाते हैं वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। कुछ रेज सॉइल के सरफेस पे आते हैं, जो सॉइल को वार्म अप करने के लिए काम आते हैं। सॉइल को वार्म कर कुछ रेज इससे रिफ्लेक्ट बैक होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ रेस जो हैं वो वाटर में चले जाते हैं। जो रेस वाटर में जाते हैं ये आगे वाटर को फ्लो कराने के लिए, उसका जो है मूवमेंट कराने के लिए, यानी इसके अंदर एज ए मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये मैकेनिकल एनर्जी जो है आगे इसको हम यूज़ करके टरबाइन वगैरह में, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है आगे फिर हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे हमारे होम्स वगैरह में। अब हम ये पूरा प्रोसेस जो है उसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये देखते हैं कि सोलर एनर्जी, वो रेस जो लाइफ में आते हैं, वो सबसे पहले जो है एनर्जी वो प्लांट्स के अंदर आती है। यानी प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सोलर लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले जो सोलर लाइट है उसको प्लांट्स कैप्चर करते हैं। तो पहले ये प्लांट्स जो कैप्चर करते हैं वो सोलर लाइट थी या सोलर एनर्जी थी। अब ये सोलर एनर्जी जब प्लांट्स के अंदर आ गई तो इसको हम पढ़ेंगे कि अब ये केमिकल के फॉर्म में आ गई, इसीलिए ये केमिकल एनर्जी हुई। तो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट जिनने की वो थे प्लांट्स। अब प्लांट्स जो हैं अपने अंदर इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, माइटोसिस वगैरह के लिए, मियोसिस के लिए। प्लांट अपनी एक्टिविटीज़ भी सरंजाम देंगे, और प्लांट ने अपने पास जो एनर्जी स्टोर की है आगे वो एज ए फूड इस्तेमाल भी होती है। यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को ईट करते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। तो वो से जब फूड लेते हैं तो वो फूड के सूरत में, यानी मॉलिक्यूल्स के सूरत में एनर्जी यूज़ होती है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऑर्गेनिज्म में। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पूरी लाइफ कोई भी ऑर्गेनिज्म उनको एज ए फूड नहीं लेता, यानी वो जो है
डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। डेस्ट्रॉय होने के बाद सॉइल के अंदर बरीड हो जाते हैं। जब मिलियंस ऑफ ईयर उनको गुजर जाते हैं तो उस वक्त ये जो हैं वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। तो जब ये फॉसिल फ्यूल बन जाता है तो हम इसको फिर डिस्कवर करके यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह से अब हम ये देखेंगे कि ये जो सोलर लाइट है वो जब केमिकल फॉर्म में चेंज हुई तो आगे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपना फॉर्म कैसे तब्दील करती है। अब ये जो लाइट एनर्जी है ये जब केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम लगते हैं केमिकल, जब भी कोई केमिकल बनेगा तो उसके अंदर जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनर्जी को एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली वो एनर्जी कैरियर्स कहलाते हैं। तो ये जो एनर्जी कैरियर्स हैं इसमें ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल है अपना रोल प्ले करता है वो न्यूक्लियोटाइड का टाइप है, मोनोन्यूक्लियोटाइड ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके साथ हम पढ़ेंगे NAD, निकोटीन अमाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी एक एनर्जी कैरियर है। और इसके साथ साथ FAD, फ्लेविन अमाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एनर्जी कैरियर्स हैं। इनको हम पढ़ेंगे। ये एनर्जी कैरियर एक मॉलिक्यूल से एनर्जी लेकर दूसरे मॉलिक्यूल तक जाते हैं और एक मॉलिक्यूल से एनर्जी जो हासिल होती है उस एनर्जी से आगे दूसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी कैरी करते हैं एक से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर तो उस वक्त एक बेसिक जो है रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये दो किस्म के होते हैं, यानी 2 टाइप्स होते हैं इनके। ये जो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, रिएक्शन में एक रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि दूसरा जो रिएक्शन है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब याद रहे कि जब ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन का मतलब है एक मॉलिक्यूल जिसके पास जो है एनर्जी स्टोर्ड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी उसके जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। जब किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस वक्त उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स रिलीज होंगे और ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी कैरी करता है, इसके पास एनर्जी होती है। जब कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ यानी एनर्जी लिबरेट हुई, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन उठाएगा और इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, जहां उसको एनर्जी देनी है उस जगह पे जाके रिड्यूस होगा, यानी रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो इस जगह पे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बिल्ड होगा, यानी बॉन्ड बनेगा। जब बॉन्ड बनेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आ रहा है ये एनर्जी इसको देगा। इस जगह पे हम लिखते हैं कि एनर्जी यूज हो गई, यानी यूटिलाइज हो गई। तो जब ये बेसिक प्रोसेसेस होंगे तो ये बेसिक प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों को मिला के हम पढ़ते हैं रिडॉक्स। अब ये जो रिडॉक्स का टर्म है ये इस चैप्टर के अंदर रिपीटेडली यूज होगा। इसके अंदर रिडक्शन से हमने रेड लिया है और ऑक्सीडेशन का इसके अंदर हमने ऑक्स लिया है, इस दोनों को हम कहते हैं रिडॉक्स। तो ये टर्म बार बार यूज होगा जब ये एनर्जी कैरियर्स जो है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन करेंगे। एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बायो एनर्जेटिक्स के अंदर ATP का होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि ATP जो है कि पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये जो ATP का मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल बना हुआ होता है एडेनाइन, इसके अंदर जो है बेस होता है, उसके साथ साथ इसके अंदर राइबोस शुगर होती है, यानी ये राइबोस शुगर, और राइबोस शुगर के साथ 3 फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट 1, ये फॉस्फेट 2 और ये फॉस्फेट 3। अब 3 फॉस्फेट इसके अंदर होते हैं, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। तो ये इसके अंदर पेंटोज शुगर है, याद रहे कि इसको हम राइबोस शुगर भी कहते हैं।
एक एटीपी के पास जो फॉस्फेट होती है, ये फॉस्फेट जो है इससे ब्रेक हो सकती है। ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ऑक्सीडेशन करते हैं यानी एनर्जी को लिबरेट करते हैं, मोस्टली ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं। कभी कभी ओकेशनली यानी इसके दो फॉस्फेट बॉन्ड भी ब्रेक हो जाते हैं। जब एटीपी से एक फॉस्फेट का बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा तो बाकी इसके पास जो है वो ये एडिनिन बचेगा, यानी ये एडिनिन है और उसके साथ साथ ये शुगर भी है इस तरह से, और ये फास्फेट 1, ये फास्फेट दूसरा। इसी तरह ये जो तीसरा फास्फेट है अब ये इनसे ब्रेक हो गया है। जब ये तीसरा फास्फेट ब्रेक हो जाएगा यानी बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक बॉन्ड के ब्रेक होने से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी पर मोल इससे रिलीज होगी। अब ये एनर्जी जो है ये अच्छे खासे मकदार में एनर्जी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जब यानी इलेक्ट्रॉन्स को सेल के अंदर लेकर आना है या कोई किसी चीज़ को ब्रेक करना है, किसी बॉन्ड को जो है बिल्ड करना है, उसके लिए ये एनर्जी जो है काफ़ी मकदार में है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये दूसरा भी फॉस्फेट ब्रेक कर सकता है, यानी इस कंडीशन में ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया है। अब इसके पास दो फास्फेट हैं इसलिए डाइफॉस्फेट है। अगर ये दूसरा भी फास्फेट ब्रेक कर देगा तो ये फिर बन जाएगा AMP यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन AMP ओकेशनल होता है, ADP ज़्यादातर होता है। अब ADP और ATP का जो प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ATP से ADP, ADP से ATP ये बनता रहता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसीलिए हम कहते हैं कि जब ATP बनता है तो ATP के बनने के प्रोसेस के अंदर एनर्जी इनटेक होती है, यानी इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडरगोनिक प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस वो है जिसके अंदर एनर्जी फॉस्फेट के बॉन्ड के सूरत में जमा हुई है, स्टोर हुई है। जबकि ADP जब बना तो फॉस्फेट से एनर्जी हासिल हुई, तो ADP के बनने वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सरगोनिक प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी लिबरेट हुई है। तो अब ये जो ATP और ADP का प्रोसेस है ये साइक्लिक है, ये बनता रहता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी मेटाबॉलिज्म करेंगे तो ऑक्सीडेशन के वक्त एनर्जी रिलीज होगी जो फास्फोरस की सूरत में ऑक्सीडाइज होगी, और उसी तरह से ATP जब बनेगा तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ग्लूकोज प्राइमरी मॉलिक्यूल है। जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। अब ग्लूकोज जो है आगे कन्वर्ट होगा ATP यानी एनर्जी कैरियर, इसको यूटिलाइज करेंगे, ग्लूकोज जमा होता जाएगा तो इससे सक्रोज बनेगा। इसी तरह से सक्रोज जो एक डाइसैकेराइड है उससे फिर पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, ग्लूकोज 1 2 3 4 एंड ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब बनते जाएंगे तो फिर डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स बनना शुरू हो जाएंगे। जब ग्लूकोज के साथ नाइट्रेट्स इस्तेमाल होंगे तो ये प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, यानी अमाइनो एसिड, उससे फिर प्रोटीन्स जो हैं बनना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से ग्लूकोज के साथ जब एक जगह पे नाइट्रेट्स और दूसरे साइड पे फॉस्फेट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे मिनरल्स के फॉर्म में, तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये जब न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तो फिर न्यूक्लिक एसिड्स यानी RNA DNA ये बनेंगे इससे। तो इसी तरह से जब इसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो लो होगी तो इससे लिपिड्स भी बनेंगे। तो लिपिड्स तब बनते हैं जब एनर्जी को मोर क्वांटिटी में प्लांट्स या कोई ऑर्गेनिज्म स्टोर करता है, तो लिपिड्स या इससे फैट्स बनते हैं। तो अब ये वही ग्लूकोज है जो आगे चलकर जो है प्लांट्स के सीड में, कुछ प्लांट्स के रूट्स में
और इसी तरह से प्लांट्स के कुछ और पार्ट्स में भी जमा होना शुरू हो जाता है, तो प्लांट्स इसको स्टोर करते हैं और यही ग्लूकोज है जिसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ग्लूकोज एक प्राइमरी मॉलिक्यूल है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना। अब ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट यूजेस में आता है, बाकी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इससे ड्राइव होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी मॉलिक्यूल, और बाकी जो हैं ये सारे सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स हैं और इसी ग्लूकोज से एनर्जी भी मिलती है। जब इनसे जो है प्रोसेस होकर एनर्जी मिलती है तो वो रेडी फॉर्म में होती है और डिफरेंट जो है पर्पसेस के लिए वो यूज़ हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।